हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोचिंग मार्क। लास्टली हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा लेसन जिसका नाम था पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। हमने इस लेसन में अब तक डिस्कस किया कि भाई डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इकोनॉमिक मॉडल्स यूज़ किए जा सकते हैं। और लास्टली मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ जो है छोड़ा था और उस क्वेश्चन में हमने पूछा था कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दो मॉडल्स हमारे सामने थे। एक था जिसको हम बोलते थे लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी और दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। और मैंने आपसे पूछा था कि भाई बताओ भारत जो है इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल जो है अपने डेवलपमेंट के लिए चूज करेगा। आज हम डिस्कस करते हैं उसी के बारे में कि क्या भारत ने उन दोनों मॉडल्स में से एक को सिलेक्ट किया या तो भारत ने कोई थर्ड वे कोई तीसरा ही मॉडल अडॉप्ट किया। और ऑब्वियस सी बात है, भारत एक ऐसा यूनिक कंट्री है, भारत एक ऐसा महान देश है जो हमेशा अपने नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। तो भारत ने यहाँ पे भी क्या किया, तीसरा रास्ता यूज़ करते हुए ना तो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल को चूज़ किया ना ही सोशलिस्ट मॉडल को चूज़ किया, बल्कि दोनों की जो अच्छी अच्छी बातें थी, दोनों की जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी, उनको मिला करके एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल जो है अपने लिए चूज़ किया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल भारत ने चूज़ तो किया, लेकिन आखिर चूज़ किया तो किया क्यों। पहले हम देखते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है और फिर वो रीजंस देखेंगे कि भारत ने ऐसा चूज़ क्यों किया। और उसके बाद हम लोग एक स्पेशल चीज़ आज इस लेसन में पढ़ेंगे कि प्लानिंग का जो आइडिया था वो भारत ने कैसे अडॉप्ट किया और कैसे भारत के अंदर 5 ईयर प्लान्स बने। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दोनों ही 5 ईयर प्लान्स, फर्स्ट एंड सेकंड, वो डिटेल में हम लोग आज कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल से। ठीक है, चलिए लिखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की इकोनॉमी कैसी है तो आप सीधा तो बता सकते हो कि भारत की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत ने डेवलपमेंट के लिए कौन सा आर्थिक मॉडल चूज कर रखा है, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल चूज कर रखा है। अब करते हैं वन बाय वन इस मॉडल की कुछ खास खास बातें, इस मॉडल के कुछ फीचर्स। अब देखो, जब इस मॉडल्स के आप लोग फीचर्स की बात करोगे कि इस मॉडल के अंदर क्या क्या जो है खास बातें होती है, तो पहली खास बात इस मॉडल के अंदर यही आती है क्या कि इसके अंदर दोनों ही सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक भी प्राइवेट भी। मींस क्या कि यहाँ पे जो ओनरशिप होगी मींस ऑफ प्रोडक्शन पे वो सरकार की भी होगी और वो निजी कंपनियों, प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट प्लेयर्स की भी होगी। कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर होगा, कुछ एरियाज में पब्लिक सेक्टर यानी सरकार काम करेगी। तो इस तरीके से दोनों की ही ओनरशिप यहाँ पे दिखाई देती है। तो पहला फीचर आ ही क्या गया, यही कि ओनरशिप ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसमें कि मींस ऑफ प्रोडक्शन। ये तो सबको याद होंगे कि मींस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो मींस ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय बोथ। ठीक है, बोथ मीन्स क्या, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी सरकार और जो प्राइवेट कंपनीज है वो दोनों ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगी। ठीक है, दोनों ही अपने अपने एरियाज में काम करेगी, दोनों ही एक साथ अलग अलग चीजों पे अपनी ओनरशिप रखेगी। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे सेक्टर्स है, जैसे हमारे डेली यूज की चीजें हैं, जैसे साबुन हो गई, तो साबुन बनाने की कंपनियां आप देखोगे निजी हाथों में है, वहां पे जो है प्राइवेट कंपनीज काम करती है। जैसे रेलवे हो गया, वो सरकार के हाथ में है, तो वहां की ओनरशिप सरकार के पास है। तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल होता है, यहाँ पे यही होता है कि जो ओनरशिप है वो दोनों के पास होती है, अलग अलग सेक्टर्स की। अब दूसरी बात पे आते हैं। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई कि ओनरशिप किसके पास है, दोनों के पास रहेगी। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, सेकंड पॉइंट। अब आप कहोगे कि ओनरशिप अगर दोनों के पास है तो प्राइस को कंट्रोल कौन करेगा। तो प्राइस को कंट्रोल करने की बात आएगी तो उसमें भी दोनों काम करेंगे, है ना, कि जो प्राइजेस है उनको डिटरमाइन करेगी कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब सरकार की कोई संस्था, लेकिन उसको कंट्रोल करेगी जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई, वो भी।
ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई अपना काम करेगी, और जब सरकार को लगेगा कि भाई डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइसेस बहुत हाई हो चुके हैं, तो सरकार उनको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप सबको पता है कि इंडिया जैसे कंट्री के अंदर जो हार्ट अटैक्स है वो बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों को। अब हार्ट अटैक जब लोगों को आता है तो उसको क्योर करने के लिए स्टेंट्स डाले जाते हैं ना, स्टेंट्स डाले जाते हैं। अब ये जो स्टेंट्स होते हैं, छल्ले बोलते हैं उनको, तो सरकार ने देखा कि हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से इनके प्राइस भी बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया, इनके प्राइजेस पर कैप लगा दी। मतलब ऊपरी जो प्राइस था वो फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा रुपए में अब ये नहीं बेचे जा सकते। तो प्राइजेस जो है वो दोनों ही डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे कि प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय, कौन करेगा, कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो सरकार की तरफ से तो प्राइजेस को डिटरमाइन करने का काम कोई भी सरकारी संस्था जो राष्ट्रीय लेवल स्तर पर काम कर रही है, नेशनल लेवल पे काम कर रही है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। लेकिन इसके साथ साथ और कौन कंट्रोल करेगा, एंड डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई से भी प्राइसेस कंट्रोल होंगे। इसके साथ साथ जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो भी प्राइसेस को डिटरमाइन करने का काम करेगी, प्राइसेस को निर्धारित करने का काम करेगी, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा ना कि दोनों ही मॉडल्स, जो सोशलिस्ट था और कैपिटलिस्ट मॉडल था, उन दोनों को मिला करके बना हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। भाई ओनरशिप दोनों के पास है, प्राइसेस को दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। अब बात आती है मोटिव की, ठीक है, कि जो मेन मोटिव था वो क्या था। जब मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल होता है तो मोटिव क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का मोटिव अभी भी वही होगा, टू अर्न प्रॉफिट। और जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट के हिस्से में जो चीजें आई हुई है, उनका मेन मोटिव वही होगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ पब्लिक या वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। तो मोटिव वही है, दोनों को मिक्स कर दो कि प्राइवेट सेक्टर जहां काम कर रहा है वो तो प्रॉफिट ही कमाना चाहेगा, और जहां पे पब्लिक सेक्टर होगा वहां पे वो लोग लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट। अब एक सिंपल सी बात बताओ, हमने पढ़ा था कि लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है। सोशलिस्ट मॉडल में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है मोर और लेस इक्वल होता है, मतलब उतनी असमानता नहीं पाई जाती। अब इसके अंदर क्या होगा, इनइक्वालिटी पाई जाएगी, नोटिसेबल इनइक्वालिटी पाई जाती है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में हम यही लिखेंगे, कंसिडरेबल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हो गए हमारे मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल के, और इस मॉडल का एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारा प्यारा देश भारत। तो एग्जाम्पल में हम लोग डाल सकते हैं कि ये मॉडल कहाँ यूज किया जाता है, इंडिया के अंदर यूज किया जाता है। और इसी मॉडल की वजह से आप देखेंगे क्या क्या चीजें देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि शुद्ध देसी घी का, तो आपको दूध का, तो वहां पे आपको वीटा कंपनी भी दिखाई देगी जो सरकारी कंपनी है ना, वीटा का घी भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आपको प्राइवेट जो कंपनीज है उनके भी प्रोडक्ट्स मार्केट में दिखाई देंगे, जैसे घी को ही एग्जाम्पल लगा लो, या तो अलग अलग चीजें है ना। तो प्राइवेट कंपनी भी अपने प्रोडक्ट बना रही है, सरकारी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट बना रही है। तो जब जहां पे दोनों ही हो, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करे, उसी मॉडल को क्या बोलते हैं, उसी मॉडल को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, बताइए कि भाई भारत को किन रीजंस की वजह से मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाना पड़ा, है ना। तो पहला रीजन जानिए, भारत के अंदर था क्या कि भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी थी, लेकिन साथ ही साथ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी स्टैब्लिश करना था। यही हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था।
तो भारत को दोनों में बैलेंस बनाना था, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस में भी। और दोनों ही अगर एक साथ लेकर के बैलेंस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ा, जो दोनों मॉडल्स थे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों को मिलाना पड़ा। एक तो रीजन ये हो गया कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी थी, साथ ही साथ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी लाना था, तो हमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल दोनों को मिला करके थर्ड मॉडल जो है अडॉप्ट करना पड़ा, जिसे बोला गया मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। दूसरी बात, अब देखो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हम लोग थे। अब जब हम नए नए आज़ाद हुए तो दो बातें थी कि हमारे यहाँ जो पूंजीपति लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, उनके पास इतना पैसा था ही नहीं कि भाई हम जो है बड़े बड़े उद्योग के लिए उनको बोलें कि आप लोग रेलवे पे काम करो, आप लोग डैम्स बनाओ। तो इसलिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी थी कि वो चीज़ें भारत सरकार अपने पास रखे। तो रेलवे हो गया, डैम्स हो गया, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें भारत सरकार ने अपने पास रख ली, है ना। और दूसरी जो चीज़ें थी, जैसे डेली उपयोग की जो चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनीज को दे दी कि ये तुम्हारे हिस्से है, इन पे तुम काम करो। एक रीज़न ये भी हो गया। एक तीसरा रीज़न ये भी है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जैसे हो गई, तो इन चीज़ों में प्रॉफिट नहीं होता है, मुनाफा नहीं होता है। और जहाँ मुनाफा नहीं होगा वहाँ प्राइवेट सेक्टर जाएगा ही नहीं। तो इस वजह से भारत में जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल जो है वो चूज किया गया। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है, क्यों भारत ने इसको अडॉप्ट किया। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करने के जस्ट बाद हम मूव ऑन करते हैं कि भाई हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल जो है वो चूज तो कर लिया, लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, इसको लागू कैसे करें। इसको लागू करने के लिए जरूरी थी प्लानिंग। और उस समय बच्चों आप लोग ध्यान रखना कि पूरी दुनिया में ही इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, उसको प्लान किया जा रहा था। प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो उस समय बड़ा फेमस था, ट्रेंडिंग था, चारों तरफ से उसको क्या मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था। तो अब बात करते हैं इसी प्लानिंग के बारे में कि हमने इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट कर लिया, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी क्या थी, प्लानिंग। अब देखिए उस समय दुनिया में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से प्लानिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था कि आपको अगर अपनी अर्थव्यवस्था को सही से चलाना है, आपने कोई भी मॉडल अडॉप्ट कर रखा है, तो आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। उसके पीछे कुछ रीजंस थे, ठीक है। अब वो रीजंस पहले हम देखते हैं, फिर प्लानिंग पे आते हैं। तीन ऐसे रीजन जो उस समय दुनिया में हुए, जिनकी वजह से, तीन ऐसे इवेंट्स जो उस समय दुनिया में हुए जिनकी वजह से प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो फेमस हो गया था। क्या क्या इवेंट्स थे। पहला, दुनिया ने देखा कि युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में इकोनॉमिक डिप्रेशन था, है ना, आर्थिक मंदी थी, यूरोप पूरी तरह से जो है आर्थिक रूप से तहस नहस हो चुका था। तो एक तो इवेंट ये हो गया, क्या इवेंट हो गया, डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन इन यूरोप। तो ये जो मंदी थी यूरोप के अंदर, अर्थव्यवस्था जो तहस नहस हो गई थी, इसके बाद दुनिया को समझ में आ गया था कि भाई अगर आपको आपकी अर्थव्यवस्था ढंग से चलानी है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, इंटरवॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी। इस युद्ध के बाद जर्मनी और जापान ने जिस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला था, तो उसके बाद जो है लोगों को विश्वास हो गया था कि भाई प्लानिंग सच में काम करती है, अर्थव्यवस्था को प्लान किया जाना चाहिए। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या, कि दुनिया जो है वो देख रही थी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ यूएसएसआर को, कि जो यूएसएसआर था वो तेजी से प्रगति करता जा रहा था, इकोनॉमी जो है उसकी वो बूस्ट हो रही थी। और इन तीन इवेंट्स को देखने के बाद दुनिया को रियलाइज हो गया था कि भाई आपने, ठीक है, कोई मॉडल अडॉप्ट कर लिया अपने डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद आपको प्लानिंग की जानी, आपके लिए प्लानिंग जो है करनी वो जरूरी है। तो प्लानिंग का जो आइडिया था उसे उस समय दुनिया में देखा जा रहा था एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी।
कि अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना करना चाहते हो, उसको रीबिल्ड करना चाहते हो, तो आपको प्लानिंग भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब आप सोचोगे सर देखो दुनिया भर में तो चलो प्लानिंग को सपोर्ट मिल रहा था कि भाई अर्थव्यवस्था को प्लान किया जाना चाहिए, दुनिया में कुछ इवेंट्स हुए उनकी वजह से चलो सपोर्ट मिल भी गया। भारत में इसको लेकर के क्या व्यू पॉइंट था? तो देखो भारत में भी प्लानिंग के सपोर्ट में लोग थे। इवन अगर आप देखोगे तो जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, पूंजीपति थे, वो खुद चाहते थे कि इंडिया के अंदर प्लानिंग हो। प्लानिंग का मतलब है कि सरकार प्लान करे कि अर्थव्यवस्था को किस डायरेक्शन में जाना है और बिजनेसमैन वगैरह जो है वो उसको फॉलो करे। और इसी को लेकर के एक बड़ा अच्छा एग्जांपल इंडिया के अंदर था क्या? 1944 में। ठीक है, कुछ बिजनेसमैन थे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिख देता हूं JRD टाटा, और दूसरा एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं GD बिरला। अब ये जो बिजनेसमैन थे, इन बिजनेसमैन ने मिल करके एक प्लान बनाया जिसको बोलते हैं बॉम्बे प्लान। अब इसको ना आम बोलचाल की भाषा में बॉम्बे प्लान बोला जाता है। एक्चुअल में इसका जो नाम था वो नाम क्या था? इसी को बोला जाता था अ ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, बड़ा लंबा सा इसका नाम था। और ये जो मेमोरेंडम है 2 पार्ट्स में पब्लिश हुआ था, एक पार्ट 1944 में, दूसरा 1945 में। लेकिन आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, याद रखना है कि 1944 में बॉम्बे प्लान जो है बना। और इस बॉम्बे प्लान में किया क्या गया था कि इन बिजनेसमैन ने मिलकर के एक 15 ईयर्स का ब्लूप्रिंट रखा था। 15 ईयर्स इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट for developing post independence India। मतलब क्या हुआ कि इन बिजनेसमैन ने मिलकर के 15 साल का एक प्लान बनाया था कि 15 साल के अंदर अगर हमें नए इंडिपेंडेंट होने वाले इंडिया को अगर डेवलप करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट इन्होंने दिया था। 15 साल के लिए ये प्लानिंग थी। नाम क्या था इस प्लान का? बॉम्बे प्लान। और पूरा नाम क्या था? अ ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। किसने मिलकर बनाया था? कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर के ये बनाया था। कब बनाया था? 1944 में। अब इस प्लान के अंदर खास बात क्या थी? इस प्लान के अंदर खास बात ये थी कि इन्होंने प्लान किया कि 15 साल के अंदर हमें पर कैपिटा इनकम जो इंडिया में होगी उसको डबल कर देना है। ठीक है, ये इनका एम था। और जो हमारी नेशनल इनकम है उसको ट्रिपल कर देना है। ठीक है, एक पर कैपिटा इनकम को डबल, नेशनल इनकम को ट्रिपल। तो इस तरीके से ये प्लान इन्होंने बनाया था। तो आप कह सकते हो कि भाई भारत के अंदर भी प्लानिंग की जो हिस्ट्री है वो पहले से मौजूद थी। भारत के जो बिजनेसमैन थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट रोल प्ले करे प्लानिंग में, ताकि देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। तो यहाँ तक अब हमने क्या समझा? हमने समझा कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, उसके रीजन समझे। अब बात थी उस मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को एग्जीक्यूट करने की। एग्जीक्यूट करने के लिए उस समय प्लानिंग जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी थी। और दुनिया में कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ इवेंट्स थे जिनकी वजह से प्लानिंग का कॉन्सेप्ट फेमस हो गया था। और प्लानिंग को क्या माना जाता था? एक ऐसी प्रोसेस माना जाता था जिसके थ्रू आप अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड कर सकते हो। भारत में वेलकम किया गया कि भाई प्लानिंग होनी चाहिए, इकोनॉमी को प्लान किया जाना चाहिए। और ये एक एग्जाम्पल था कि भाई हमारे जो बिजनेसमैन थे वो रेडी थे प्लानिंग के लिए, उन्होंने खुद एक प्लान जो है बनाया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट जो का है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो ये तो हमने देख लिया कि भाई इंडिया जो है रेडी था प्लानिंग के लिए,
लेकिन प्लानिंग करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई कमीशन, कुछ तो होना चाहिए, कोई संस्था तो होनी चाहिए, है ना, जो प्लानिंग का काम करे। तो इसी काम के लिए इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया प्लानिंग कमीशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में प्लानिंग का काम करने के लिए बनाया गया क्या, प्लानिंग कमीशन। कब बनाया गया, डेट याद रखेंगे, एक क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू वगैरह में, 15 मार्च 1950 को, ठीक है। 15 मार्च 1950 को बना दिया गया क्या, प्लानिंग कमीशन। अब ये जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया, इसके बारे में दो बातें आप याद रखेंगे। पहला कि ये एक एडवाइजरी बॉडी था। एडवाइजरी बॉडी मींस क्या, इसका काम केवल और केवल सरकार को एडवाइस देना था। इसका काम या जो ये सजेशन देता था वो सरकार पे बाइंडिंग नहीं थे। दूसरी चीज जो आप लोग याद रखेंगे क्या, कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, संविधान में इसका वर्णन नहीं था। इसको बनाया गया था रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट के थ्रू। यूनियन कैबिनेट, सिंपल गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, यूनियन कैबिनेट, या तो गवर्नमेंट, सिंपल लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो जो हमारी कैबिनेट थी उसके प्रस्ताव के द्वारा इसको बनाया गया था। ये कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं था, संविधान में वर्णन नहीं था। ये कैसा निकाय था, एडवाइजरी निकाय था। एडवाइजरी का मतलब हो गया सलाहकारी था, और 15 मार्च 1950 को बनाया गया। इसके जो चेयरमैन होते थे, चेयरमैन, ठीक है, और वो कौन होते थे, पीएम। तो जो पीएम है वो इसके एक्स ऑफिशियो, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है इसके पीएम होते थे। चेयरमैन पीएम मतलब जो भी प्रधानमंत्री के पद पे होगा वो इसका जो है चेयरमैन होगा। तो ये जो प्लानिंग कमीशन था ये दो काम करता था। इसके फंक्शंस देख लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं। पहला काम जो ये करता था वो क्या करता था, कि ये देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज है या रिसोर्सेज है जितने भी हैं उनको एसेस करता था, ठीक है, एसेस कंट्रीज रिसोर्सेज। और दूसरा काम जो ये करता था 5 ईयर प्लान्स बनाता था, फॉर्मुलेट 5 ईयर्स प्लान, ठीक है। तो जैसे यूएसएसआर अपनी इकोनॉमी को प्लान कर रहा था प्लानिंग कमीशन के थ्रू, वैसे ही हमने कर दिया, एक प्लानिंग कमीशन बना दिया, उसके कुछ काम दे दिए। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन उसके पीएम है। बना कैसे था, कैबिनेट के प्रस्ताव के थ्रू। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडवाइजरी का काम है बस इसका, और 15 मार्च 1950 को ये बन गया था। अब उसके बाद आता है एक दिन 13 अगस्त 2014। 13 अगस्त 2014 को जो प्लानिंग कमीशन है इसको हटा करके, इसको समाप्त करके एक नया जो है आयोग बनाया जाता है जिसको बोलते हैं नीति आयोग, ठीक है। तो ये प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ बातें थी, इनको याद रखिएगा। अब मूव ऑन करते हैं नीति आयोग पे, और उसके बाद चलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान पर, थर्ड भी कर लेंगे। चलिए बात करते हैं नीति आयोग की। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं नीति आयोग से, तो थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। पहला तो यही आता है बना कब था, तो जब प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया उसके नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे कि एन स्टैंड्स फॉर क्या, एन का मतलब होता है नेशनल, नेशनल, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया। तो ये दोनों ही चीजें आप लोग याद रखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई। अब ये जो नीति आयोग है इसके भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? शो चेयरमैन पीएम होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसकी जो स्थापना हुई वो भी कैसे हुई? रिजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, ठीक है, हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उसके प्रस्ताव के द्वारा इसकी भी स्थापना की गई। दो काम ये करता है। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, पहला, ये बतौर पॉलिसी थिंक टैंक काम करता है। सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनके पीछे जो माइंड है वो इसी का है। और दूसरा क्या करता है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देते हैं। मीन्स क्या कि जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकास योजनाओं में पार्टिसिपेट करें, मिल करके जो है देश का विकास करें, ठीक है। तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में सहभागिता को बढ़ाने का काम ये करता है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको याद रखनी है नीति आयोग के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। अब आने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां से सीधा क्वेश्चन आएगा फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान से, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है कि प्लानिंग कमीशन बना दिया गया। प्लानिंग कमीशन बना दिया गया तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना होगा, है ना। फर्स्ट 5 ईयर के बाद सेकंड बना होगा, 5-5 साल के लिए प्लान बनते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, फिर हम बात करेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान की, और उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान की भी। आजकल एग्जाम्स में थर्ड 5 ईयर प्लान की कंपैरिजन सेकंड से पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम दोनों तीनों के बारे में जो है वो बात कर लेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर और थर्ड 5 ईयर प्लान। अब इसके बारे में जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात, पहला जो 5 ईयर प्लान एग्जीक्यूट किया गया वो 51 से 5 साल जोड़ दो 56 तक था, ठीक है। पहली जो पंचवर्षीय योजना बनी वो 1951 से 56 के लिए बनी। अब ये पंचवर्षीय योजना होती क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आने वाले 5 सालों के लिए सरकार की जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है वो लिखा होता है कि 5 साल जो आएंगे उनमें सरकार की इनकम कहां से कितनी आएगी और एक्सपेंडिचर कितना रहेगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक लीडर, ठीक है, एक पर्सन जो इस 5 ईयर प्लान को बनाने वाले लोगों में शामिल थे और इंपॉर्टेंट थे, उनका नाम याद रखना है। क्या नाम था उनका? KN राज, ठीक है। युवा अर्थशास्त्री थे, ये बात भी याद रखना, यंग इकोनॉमिस्ट। अब इन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात कही। क्या बात कही? कि आने वाले 20 सालों के लिए, 2 डिकेड के लिए इंडिया को अपनी जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो धीरे रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम तेजी से डेवलपमेंट करेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी को भी खतरा है, हमारी डेमोक्रेसी को भी खतरा है। तो इन्होंने कहा, क्या बात कही इन्होंने? कि इंडिया शुड hasten slowly for next 2 decades। भारत को आने वाले 20 सालों के लिए, 2 डिकेड्स के लिए धीरे धीरे अपनी जो डेवलपमेंट है वो करनी चाहिए। तेजी से डेवलपमेंट करेंगे, रैपिड डेवलपमेंट करेंगे तो उससे इकोनॉमी, डेमोक्रेसी दोनों को खतरा हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने कही। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे, ये सेकंड पॉइंट है जो आप लोग याद रखेंगे। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि इस वाले प्लान में जो कृषि क्षेत्र था, एग्रेरियन सेक्टर था,
उस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, कृषि क्षेत्र पर हाईली फोकस इस वाले प्लान में किया गया, क्योंकि देखो आज़ादी के बाद जब हमारा पार्टीशन हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान एग्रेरियन सेक्टर को हुआ था, खेती को ही हुआ था। उसका रीज़न क्या था? अच्छी ज़मीनें जो है वो उस साइड चली गई थी, हमारे पास अच्छी ज़मीनें जो है वो रही नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस समय इसी पर दिया गया कि कैसे हम एग्रेरियन सेक्टर को जो है अच्छा बना पाएं, और इसीलिए दो चीज़ें की गई। पहला तो ये कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ उनको बढ़ाने पे काम किया गया। और आप जो है मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स इस समय देख सकते हो जो बने, जैसे एक का एग्जांपल लेते हैं, भाखड़ा नांगल डैम, ये भी इसी समय बनाया गया। बड़ी अमाउंट में पैसा जो है इन परियोजनाओं के लिए दिया गया। दूसरा, इसी प्लान में ये फाइंड आउट किया गया कि भाई भारत के अंदर जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है उसके मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है, सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वो क्या है? हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे यहाँ कुछ लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं और बहुत सारे लोगों के पास ज़मीनें हैं ही नहीं। इसी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो रुका हुआ है। और इसी को ठीक करने के लिए जो सॉल्यूशन दिया गया, वो सॉल्यूशन क्या दिया गया कि भारत में लैंड रिफॉर्म्स जो है वो किए जाएं। ये बात कि भूमि सुधार किए जाएं, जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं उनसे ज़मीनें ली जाएं और जो लैंडलेस लोग हैं उनको ज़मीनें दी जाएं, ताकि जो है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो सके। तो ये दूसरी बात। पहली बात यहां से ये याद रखेंगे जो के.एन. राज ने कहा। दूसरा, इसमें फोकस किसके ऊपर किया गया? तीसरी चीज, इस प्लान का मेन एम था नेशनल इनकम को बढ़ाना, नेशनल इनकम को इंक्रीज करना। इसीलिए इस मॉडल को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मॉडल नेशनल इनकम पे फोकस करता था। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये मॉडल एक तरह से हेरोड डोमार मॉडल पर बेस्ड था, बेस्ड। ठीक है, हेरोड और डोमार दो व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा ही एक मॉडल दिया था जिसमें नेशनल इनकम पे फोकस किया जाता था। तो इसको हेरोड डोमार मॉडल बेस्ड प्लान बोला जा सकता है। अब नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो तरीका सुझाया वो ये सुझाया, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, ऊपर बताते हैं फिर इसको। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो तरीका बताया वो ये बताया कि आप एक्सपेंडिचर को कम करवाओ। देश के अंदर जो लोग हैं उनको कहो कि अपना एक्सपेंडिचर कम करें, लेकिन एक्सपेंडिचर को कम तो तब करेंगे जब लोग खर्च करते हो। उस समय लोगों के पास पैसे ही नहीं थे खर्च करने को, तो एक्सपेंडिचर वैसे ही कम था। तो इन्होंने दूसरी बात कही कि अगर एक्सपेंडिचर पहले ही कम है, उसको और कम नहीं किया जा सकता, तो आप लोगों से कहो कि वो अपनी सेविंग्स बढ़ाए। लोगों की सेविंग बढ़ेगी तो वो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये सारी बातें जो है इस प्लान के अंदर कही गई, और इस प्लान का जो रिजल्ट निकल कर के आया वो बड़ा अच्छा रिजल्ट निकल के आया। और आजकल वहाँ रिजल्ट से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। क्या रिजल्ट निकल कर आया, इसका आउटकम क्या निकल कर के आया, वो देखते हैं। इस प्लान से पहले ये डिसाइड किया गया था कि भारत की जो एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, जो एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ है, एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसे हम बढ़ा करके 2.1% तक लेके जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जब ये प्लान एग्जीक्यूट किया गया तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ 2.1 की जगह बढ़ करके कितनी हुई? 3.6%। जो पर कैपिटा इनकम थी देश के अंदर, कैपिटा इनकम, वो भी लगभग 8 to 11% तक बढ़ गई। और जो नेशनल इनकम थी उसको भी अच्छा खासा बूस्ट मिला, वो भी 18% तक बढ़ गई। तो इस तरीके से इसके प्लान के जो आउटकम्स निकल करके आए वो बड़े अच्छे निकल करके आए।
अब यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। इसमें जितना भी मैंने बताया है इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। हालांकि क्वेश्चन कंपैरिजन की फॉर्म में आता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को सेकंड 5 ईयर प्लान से कंपेयर करो। अब बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। सेकंड 5 ईयर प्लान, अब देखो सेकंड 5 ईयर प्लान कब एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो 56 तक था फर्स्ट, उसमें 5 ऐड कर दो तो ये 56 से कब तक 61 तक एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब इस प्लान के अंदर जो लीडर थी, जो लीडरशिप थी इस प्लान का ड्राफ्ट तैयार करने के पीछे, वो किसकी थी, पीसी महालनोबिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, सीधा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कि सेकंड 5 ईयर प्लान को तैयार करने वाले पर्सन कौन थे, पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब इस वाले प्लान में जो इंडस्ट्रीज है उन पर फोकस किया गया। ठीक है, मेन फोकस रखा गया किसके ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर। एक बात जो आप लोग याद रखेंगे, हालांकि इसके कुछ फायदे भी थे कुछ नुकसान भी थे। फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें, इंडस्ट्रीज में अगर हम ज्यादा फोकस करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट, लोग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी देश के अंदर, बाहर से पूंजी जो है आनी शुरू हुई और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हो, रेलवे हो, मशीनरी हो, ये सारी इंडस्ट्रीज इसी समय लगाई गई। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं भिलाई का स्टील संयंत्र जो लगाया गया, स्टील प्लांट, वो भी इसी समय लगा। अब इसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें चाहिए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत पहले से बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था, तो वो टेक्नोलॉजी हमें जो है इंटरनेशनल मार्केट से खरीदनी पड़ती थी और जब टेक्नोलॉजी खरीदने हम लोग गए तो वहाँ पर हमें उनको पे करना पड़ा विदेशी मुद्रा में। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था, विदेशी मुद्रा भंडार था, वो इसकी वजह से क्या होने लग गया, कम होने लग गया। तो इंडस्ट्री के मामले में एक तो बात ये याद रखेंगे। दूसरी बात आप लोग जो इस प्लान के बारे में याद रखेंगे वो ये कि ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ है 56 में, जबकि 55 में कांग्रेस ने एक अनाउंसमेंट की थी, क्या, अपने अवाधी सेशन में, मद्रास के पास जगह थी अवाधी सेशन, वहां पे उन्होंने कहा था कि हम हमारी सोसाइटी को सोशलिस्ट पैटर्न पे ढालेंगे। ठीक है, कि अब हम जो है समाजवाद को भी अपनाएंगे, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो उसकी वजह से सरकार ने क्या किया था, टैरिफ लगा दिए थे। टैरिफ का मतलब होता है कर आरोपित कर दिए थे, टैक्सेस लगा दिए थे किस पे, बाहर से आने वाली चीजों पर। जो बाहर से चीजें हम लोग देश के अंदर लाते हैं तो उसको इंपोर्ट बोला जाता है। तो इंपोर्ट्स पे अगर कोई व्यापारी, कोई पूंजीपति बाहर से किसी चीज का आयात कर रहा है तो उस पर टैरिफ यानी ज्यादा टैक्स जो है वो लगा दिया गया, जिसकी वजह से वो चीजें महंगी हो जाती थी और देश में कम बिक पाती थी। और इस वजह से ही हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे, मैन्युफैक्चरर थे, उनको सुरक्षा दी गई, उनको प्रोडक्शन दिया गया ताकि जो देश के व्यापारी है, देश के जो विनिर्माता है वो बचे रहे। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे किसके बारे में, सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। ठीक है, मोस्टली ये वाला क्वेश्चन बनता है, इस पॉइंट से याद रखेंगे और इस वाले पॉइंट को याद रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द फोकस जो है इसमें किस पे था, इंडस्ट्रीज पे था। ये सेकंड 5 ईयर प्लान हो गया। अब सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान पे। अब देखो, जब सेकंड 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ 61 में, तो उसके बाद जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो बनना था कब से कब तक, थर्ड 5 ईयर प्लान। हालांकि पहले क्वेश्चन नहीं आता था थर्ड 5 ईयर प्लान से, आजकल जो है सेकंड और थर्ड की कंपैरिजन आ जाती है। तो ये 61 तक था, 5 ऐड करोगे तो 66 तक। लेकिन ये बात याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे कि 62 में हमारे जो है वॉर हुआ था चाइना के साथ, 65 में वॉर हुआ था किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये वाले जो ईयर्स थे
इन ईयर्स में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएगा, आर्थिक संकट भी आएगा, उसको बाद में देखेंगे। खैर पहले बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की। तो थर्ड 5 ईयर प्लान आते आते एक बात देश के अंदर उठने लग गई कि भाई आप इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हो तो एग्रीकल्चर को नुकसान होगा, है ना, हमारे यहाँ पे जो फूड क्राइसिस है वो आ जाएगा, खाद्यान्न संकट आ जाएगा। तो सरकार ने क्या किया या प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, डिसाइड किया भी किसी तरीके से बैलेंस बनाया जाए, है ना। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर किया क्या गया कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में। हालांकि ज़्यादा अलग नहीं था ये सेकंड से, लेकिन फिर भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। हालांकि बड़ा कठिन काम था दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की। ज़्यादा से ज़्यादा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई, सेल्फ रिलायंट आप बोल सकते हो, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी जो है भारत को बनाने की कोशिश की गई, आत्मनिर्भर भारत जो है वो बनाने की कोशिश की गई। ये सारा काम जो है यहाँ पे हुआ, बैलेंस बनाने का, सेल्फ रिलायंट इंडिया को बनाने का, ये काम थर्ड 5 ईयर प्लान में किया गया। हालांकि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद क्योंकि देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस था, 2 वॉर फेस कर चुके थे, तो सरकार को लगा कि भाई हमें अब कुछ समय के लिए प्लान हॉलीडे लेना चाहिए। लेकिन ये बात भी याद रखने योग्य है कि भाई जब ये 5 ईयर्स प्लान बनाए जाते थे, है ना, 51 में जब फर्स्ट बनाया गया, उसका ड्राफ्ट निकाला गया दिसंबर, और वो डॉक्यूमेंट बना करके जब निकाला गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाला, तो लोगों में बड़ी उत्सुकता होती थी, लोग इस पे डिबेट करते थे, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, एकेडमिशियंस हो, वो सारे इस पे डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे, बड़ा एक उत्सुकता का माहौल देश के अंदर रहता था। उसके बाद की चीज़ें आपको पता ही है कि आज के समय में तो नीति आयोग इसकी जगह पे आ चुका है, 5 ईयर प्लानिंग जो है वो प्लानिंग कमीशन बनाता था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रही। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान के बीच में कंपैरिजन, ठीक है। सेकंड और थर्ड में रेयर है, लेकिन आजकल पूछ ली जाती है, तो आप लोग वो भी याद रखिएगा। तो होप सो यहाँ तक देखो हमारा ये पूरा जो है लेसन था, 2 ही लेक्चर्स इस लेसन में हमें करने पड़े, 2 लेक्चर्स में पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। इस लेसन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो होप सो ये लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।